नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 14 दोलन। इसका अभ्यास क्रमांक है 5। आइए देखते हैं इसे। कोई कण एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच रेखीय सरल आवर्त गति कर रहा है। ये देखिएगा, हम कोई भी एक चित्र ले लें, इसमें मैंने अलग अलग स्थितियां बना दी हैं। तो ये स्थिति ए है, ये स्थिति बी है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और कोई कण है जो हमने रेड स्पॉट के रूप में प्रकट कर रखा है। ये इन दोनों के बीच में इस प्रकार से सरल आवर्त गति कर रहा है। ए से बी की ओर दिशा को धनात्मक दिशा मानकर वेग, त्वरण तथा कण पर लगने वाले बल के चिन्ह ज्ञात कीजिए। ए से बी की ओर जो दिशा है वो धनात्मक दिशा मान ली है। ये जो तीर ऊपर बता रखा है ये धनात्मक दिशा को प्रकट कर रहा है। यानी कि जब ए से बी की ओर जाएंगे तो धनात्मक दिशा, और इसका उल्टा जब बी से ए की ओर आएंगे तो वो दिशा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक दिशा, जैसा कि इस चित्र में नजर आ रहा है आपको। तो हमें अलग अलग बातें करनी है कि ए सिरे पर बताना है कि वेग, त्वरण और बल की दिशा क्या होगी। उसी प्रकार से बी सिरे पर तीनों के मान क्या होंगे, तीनों की दिशाएं क्या होगी। ए की ओर जाते हुए ए बी के मध्य बिंदु पर ये बताना है। ए की ओर जाते हुए बी से 2 सेंटीमीटर दूर है। बी की ओर जाते हुए ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। और छठे भाग के अंदर ए की ओर जाते हुए बी से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो इन अलग अलग स्थितियों में हमें इन सबके चिन्ह बताना है कि वेग की दिशा क्या होगी, धनात्मक दिशा होगी या ऋणात्मक होगी। दो दिशाएं हैं हमारे पास में, एक धनात्मक दिशा और एक ऋणात्मक दिशा। धनात्मक दिशा कब होगी? जब ए से बी की ओर जाएंगे, और ऋणात्मक दिशा क्या होगी? जब बी से ए की ओर आएंगे। तो देखिए, पहला वाला हल करते हैं कि कण ए सिरे पर है। अब जब कण ए सिरे पर है तो सिरे पर होने पर क्या होगा कि उसका वेग 0 हो जाएगा। तो इसकी दिशा कुछ भी नहीं होगी। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वेग जो है ये क्या है? 0 है, दिशाहीन है। अभी इसमें दिशा नहीं है। त्वरण की दिशा क्या होगी? तो अब चूंकि इस कण को ए से बी की ओर जाना है, अब इधर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से अब त्वरण की दिशा क्या होनी है? ए से बी की ओर होनी है। अब ए से बी की ओर धनात्मक दिशा है तो त्वरण की दिशा हम कह सकते हैं कि ये कैसी होगी? धनात्मक दिशा होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो त्वरण और बल की दिशा तो एक जैसी ही होगी, इसलिए इसको भी हम लिख देते हैं पॉजिटिव। तो वेग की कोई दिशा नहीं, 0 मान, और त्वरण मान होगा परंतु दिशा धनात्मक, बल इसकी भी दिशा धनात्मक होगी। अब यदि बात करें कि कण बी बिंदु पर है, यानी कि इस बिंदु पर है, तो क्या होगा? अब जब कण इस बिंदु पर होगा तब भी उसका वेग तो 0 ही है, तो यहां हम 0 लिखेंगे। पर अब देखिए, अब इसको बी से ए की ओर आना है तो इसकी दिशा ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि ये दोनों मान कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तीसरा है कण ए की ओर जाते हुए ए बी के मध्य बिंदु पर है। अब ये मध्य बिंदु पर आ गया, यहां पर है कण हमारा, और जा किधर रहा है? बी से ए की ओर जा रहा है, कण ए की ओर जाते हुए। तो जब इस ओर जाएगा तो देखिए, मध्यमान स्थिति में उसका वेग सर्वाधिक होता है। अब वेग सर्वाधिक होता है और दिशा क्या है उसकी? ऋणात्मक दिशा है, तो हम यहां लिख देते हैं नेगेटिव। और चूंकि मध्यमान स्थिति में है तो यहाँ त्वरण का मान 0 होगा। सरल आवर्त गति में मध्यमान स्थिति में त्वरण के मान 0 होते हैं, तो बल का मान भी 0 होगा। अब है कण ए की ओर जाते हुए बी से 2 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि बी से चला ए की ओर जाएगा, पर वो बी से 2 सेंटीमीटर इधर है। दिशा क्या है उसकी? ऋणात्मक दिशा है। उसके पास में वेग भी होगा, उसके पास त्वरण भी होगा, उसके पास बल भी होगा, और सभी की दिशाएं क्या होगी? यही होंगी, बढ़ते हुए मान के साथ में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे मान क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अगला कण बी की ओर जाते हुए ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। ए से 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है बी की ओर, तो देखिए ये दिशा क्या हो गई? धनात्मक दिशा हो गई। तो ये वेग की दिशा धनात्मक हुई, त्वरण की दिशा भी धनात्मक हुई, और ये त्वरण की दिशा, बल की दिशा भी धनात्मक हो गई, पॉजिटिव। और अगर हम लास्ट में बात करें कि कण ए की ओर जाते हुए बी से 4 सेंटीमीटर दूर है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है मध्यमान स्थिति। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर यानी कि है तो अभी मध्यमान स्थिति से बी की ओर है, तो ये जा रहा है ए की ओर, ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर सब मान क्या रखना पड़ेंगे? नेगेटिव नेगेटिव रखना पड़ेंगे। तो त्वरण भी नेगेटिव, बल भी नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से
ये 6 ही प्रश्न हमने हल किए। इसमें वेग की दिशा, त्वरण की दिशा और बल की दिशा को ज्ञात किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पे। नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण तथा विस्थापन x के बीच संबंध में से कौन सा सरल आवर्त गति संबंध है। देखिए 4 बातें दे रखी है इसमें। पहला संबंध कहता है कि a बराबर 0.7x। दूसरा संबंध कहता है कि a बराबर -200x वर्ग। तीसरा संबंध है a बराबर -10x और चौथा संबंध है a बराबर 100x की घात 3। अब इनमें कौन सा संबंध सही है यह हमें बताना है। सरल आवर्त गति के लिए यह संबंध आप जानते हो कि f समानुपाती होता है विस्थापन के। यदि f को हम a में लिख दें तो a में और समानुपाती का निशान अगर हटा दें तो यह आ जाएगा -kx। ये बल नियतांक कहलाता है और माइनस चिन्ह ये बताता है कि बल की दिशा जो है वो विस्थापन के विपरीत दिशा होती है। जिधर विस्थापन हो रहा है बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में क्रियाशील होगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा -k/m/x। अब आप इन समीकरणों को देखिए। इन समीकरणों में हम इस x स्क्वायर को देखकर कह सकते हैं कि ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि हमें तो x की घात 1 चाहिए। यहाँ पर x की घात 3 है, तो इसको देखकर कह सकते हैं कि ये भी संभव नहीं है। अब हमारे पास दो चीजें बच जाएगी, एक तो एक a बराबर 0.7x और एक a बराबर -10x। तो चूंकि ये माइनस चिन्ह का अपना महत्व है तो यहाँ पर ये भी संभव नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जो ये समीकरण है इस समीकरण से यदि तुलना की जाए तो कह सकते हैं कि a बराबर -10x सही उत्तर है। ये इसका उत्तर आ गया अभ्यास क्रमांक 6 का। आइए अब अपन लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 7 पर। तो इसमें कहा गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की गति का वर्णन नीचे दिए गए विस्थापन फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। x बराबर xt बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाई। ये सरल आवर्त गति का समीकरण है। x विस्थापन है, a आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, t समय है और फाई जो है ये कला को व्यक्त करता है, प्रारंभिक कला को व्यक्त करता है। यदि कण की आरंभ स्थिति यानी कि t बराबर 0 पर x का मान कितना है 1 सेंटीमीटर है तथा उसका आरंभिक वेग यानी कि u बराबर पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण बताइए। तो a का मान बताना है एक तो अपने को और दूसरा फाई का मान बताना है। ये दोनों मान अपने को निकालना है इन बातों से। कण की कोणीय आवृत्ति पाई पर सेकंड है, यानी कि ओमेगा जो है उसका मान कितना है पाई पर सेकंड। ये ओमेगा की जगह हमें लिखना होगा, कोणीय आवृत्ति है इसलिए। तो आइए पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे हम। तो यदि हम इस समीकरण में t का मान 0 और x का मान 1 रख दें तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर a cos और ओमेगा t 0 हो जाएगा 0 प्लस फाई, यानी कि a cos फाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक समीकरण आ गई। अब वेग निकालना है तो वेग के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दें dx अपॉन dt से। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई और dx अपॉन dt को u लिख सकते हैं। तो u बराबर माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब t बराबर 0 पर u का मान कितना है पाई है और ओमेगा का मान भी यहाँ पर हमें क्या रखना है पाई रखना है। तो रख देंगे तो पाई बराबर माइनस a पाई साइन फाई। पाई से पाई भी कट गया तो a साइन फाई बराबर क्या आ गया -1। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 से
तो वर्क करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 होगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो यहां से आप ए का मान निकाल लेंगे, वो मान आएगा √2। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए कि कला बतानी है तो भाग दे देते हैं, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 करने पर। तो ये हो जाएगा ए साइन फाइव बटे ए कॉस फाइव बराबर -1। ए कट गया तो टेन फाइव बराबर -1। इसका मतलब फाइव का मान कितना आएगा, फाइव का मान होगा या तो 3π/4 या फिर 7π/4, इस प्रकार से। तो ये इसकी कला को व्यक्त करेगा। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था, यहां तक अपन ने उसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, यदि सरल आवर्त गति का वर्णन करने के लिए कोज्या यानी कि कॉस फलन के स्थान पर हम साइन फलन का उपयोग करते हैं, साइन फलन उपयोग में लें, तो हमें फिर से बताना है कि आरंभिक प्रतिबंधों में कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण क्या होगा। यानी कि अब हमें x की जगह पर लिखना है, समीकरण बन जाएगा हमारा x बराबर b साइन ओमेगा टी प्लस 5, और बाकी बातें सब वैसी ही है। यानी कि t बराबर 0 पर x बराबर 1 है, तो आप रख दें। तो ये हो जाएगा b साइन 5 बराबर 1। और इसी प्रकार इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dx/dt आ जाएगा। तो dx/dt क्या हो जाएगा, b ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। तो ये u को प्रकट कर रहा है, तो u बराबर b ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। अब t बराबर 0 पर u बराबर है पाई और ओमेगा का मान भी पाई के बराबर है। ये सारे मान रख दें तो ये हो जाएगा b cos 5 बराबर 1। पाई से पाई कट जाएंगे, समीकरण नंबर 4 आ गई। अब समीकरण 3 व 4 से क्या कहेंगे, स्क्वायर करके जोड़ दें तो a स्क्वायर बराबर 2। तो a बराबर क्या आ गया, √2। ये एक आपका आंसर हो गया। अब समीकरण 3 भागित समीकरण 4 कर दें तो ये आ जाएगा tan 5। tan 5 बराबर क्या आएगा, 1। इसका मतलब 5 का मान π/4 है। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये चारों आंसर आ गए। हमारा दूसरा आंसर ये है। तो पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और ये हमारा चौथा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अभ्यास क्रमांक 7 पूरा हुआ। धन्यवाद।